शर्मिंदगी भाग दो। जब उस औरत ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। औरत आगे बढ़ी और मेरे पैरों की ओर झुकी। तभी मैं पीछे हट कर बोला, इस तरह बार बार मेरे पैरों को मत पकड़ो, यह ठीक नहीं है। रही बात तुम्हारे पति की, तो वह निर्दोष होगा तो अदालत से छूट जाएगा। साहब, पता नहीं अदालत कब छोड़ेगी। अगर आप चाहो तो 5 मिनट में छुड़वा सकते हैं। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, हमारे ऊपर दया करो साहब, हमारा और कोई नहीं है। वह औरत इस लायक थी कि उसे ऑफिस बुलाया जा सकता था। वहाँ उससे इत्मीनान से बात भी की जा सकती थी। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड लड़के को देते हुए कहा, यह मेरा कार्ड है, तुम इन्हें लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ, शायद मैं तुम्हारा काम कर सकूं। इसके बाद मैं ऑफिस चला गया, लेकिन उस दिन मेरा मन काम में नहीं लग रहा था। फाइलों को देखते मुझे बार बार उस औरत की याद आ रही थी। मुझे लग रहा था कि वह आती ही होगी, लेकिन उस दिन वह नहीं आई। घर आते हुए मैं उसी के ख्याल में डूब रहा, यही सोचता रहा कि पता नहीं वो क्यों नहीं आई। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंचा तो वो औरत और लड़का मुझे ऑफिस के गेट के सामने खड़े दिखाई दे गए। मैं जैसे ही कार से उतरा, दोनों मेरे पास आ गए। मैंने उन्हें सवालों नजरों से घूरते हुए कहा, तुम्हें तो कल ही आना चाहिए था। हम कल आए थे साहब, लेकिन आपके चपरासी ने कहा कि साहब बहुत व्यस्त है, इसलिए वह किसी से नहीं मिल सकते। लड़के ने कहा, तुमने उसे मेरा कार्ड नहीं दिखाया? दिखाया था साहब, लड़के ने कहा। चपरासी ने कार्ड देखा ही नहीं, कहा कि इसे जेब में रखो, फिर कभी आ जाओ। ठीक है, 15 मिनट बाद मेरे कैबिन के सामने आ जाओ, मैं तुम्हें बुलवाता हूँ। मैंने औरत को नजर भर कर देखते हुए कहा। 15 मिनट बाद दोनों मेरे सामने बैठे थे। लड़के ने फिर वही कहानी दोहराई। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जो हंगामा हुआ था उसका मुझे पता था। यह भी पता था कि उस मामले में कोई असली अपराधी नहीं पकड़ा गया था। मैंने हंगामा होने वाले इलाके के याना प्रभारी को फ़ोन किया। जब उसने बताया कि अभी महिला के पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं है, तो मैंने कहा, जब तक मैं दोबारा फ़ोन ना करूं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करना। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। वह औरत और लड़का मेरी तरफ ताक रहे थे। मेरा फ़ोन रखते ही लड़के ने कहा, साहब उसने कुछ नहीं किया। तुमने बाहर स्टेशनरी वाली दुकान देखी है? मैंने लड़के से, जी वह किताबों वाली दुकान है। लड़के ने कहा, हाँ तुम ऐसा करो। मैंने उसे 20 रुपए का नोट देते हुए कहा, उस दुकान से एक दस्ता कागज ले आओ, उसके बाद बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। लड़के 20 रुपए का नोट लेने के बजाय बोला, मेरे पास पैसे हैं साहब, मैं ले आता हूँ कागज। लड़का चला गया तो मैंने औरत को चाहत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। मैंने इस बात का मतलब वो तुरंत समझ गई। मैंने उसके चेहरे के बदलाव रंग से इस बात का अंदाजा लगा लिया था। फिर औरत तो नजरों से ही अंदाजा लगा लेती है कि मर्द क्या चाहते हैं। मैंने अपनी इच्छा को शब्दों का रूप दे दिया। मैंने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा पति कम से कम 2 सालों के लिए जेल चला जाएगा। पुलिस ने उसे हंगामे के मुकदमे में नामजद किया है। यह कहते हुए मेरी नजरें औरत के चेहरे पर जमी रही और मैं उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने आगे कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पति घर आ जाए तो तुम आज 5 बजे एंथोनी कॉलोनी के स्टॉप पर मुझे मिलने आ जाना। स्टॉप से थोड़ा हटकर खड़ी होना, जिससे मैं तुम्हें आसानी से पहचान सकूं। अगर तुम नहीं आई तो मैं ही समझूंगा कि तुम अपने शौहर की रिहाई नहीं करना चाहती। औरत सिर झुकाए बैठी रही। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं उसके जवाब की प्रतीक्षा करता रहा। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं समझ गई, चुप का मतलब रजामंदी है। मैंने कहा, तुम वहाँ अकेले ही आना, अगर कोई साथ होगा तो फिर तुम्हारा काम नहीं होगा। उसने सहमति से सिर हिलाकर गर्दन झुका ली। लड़के के आने तक मैं उसे तसल्ली देता हुआ उसकी खूबसूरती तारीफ करता रहा, लेकिन उसने मेरी तरफ देख कर जरा भी खुशी प्रकट नहीं की। वह मूर्ति की तरह बैठी मेरी बातें सुनती रही। लड़के के आने के बाद मैंने उसे विदा करते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा पति कल तक छूट जाए। दोनों के जाने के बाद मैं ऑफिस के कामों में निपटाने लगा, लेकिन मन में जो लड्डू फूट रहे थे वो मुझे उलझे हुए थे। ठीक 5 बजे मैं अपनी कार से एंथोनी कॉलोनी के बस स्टॉप पर पहुंच गया। दरवाजा खोलकर मैं बाहर निकलने ही वाला था कि उस औरत को अपनी ओर आता देखा। जालिम की चाल दिन में उतर जाने वाली थी। मैं उससे फ्लैट में ले जा रहा था जो मैंने अपनी अय्याशियों के लिए ले रखा था। मेरी कार हवा से बातें कर रही थी। पूरे रास्ते ना तो उस औरत ने होठ खोले और ना मैंने ही कुछ कहा। फ्लैट में पहुंचकर पहले मैंने अपना हलक गीला किया, जिससे मजा दुगना हो सके।
जब अंदर का शैतान पूरी तरह से जाग उठा तो मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे कतई विश्वास नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगी। मेरा ख्याल है कि तुम अपनी पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तुम अपने प्यार के लिए जेल जाते नहीं देख सकती। मैं अपनी बातें कर रहा था और वह किसी पत्थर की मूर्ति बन के बैठी फर्श को ताके जा रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी ओर खींचा तो वह एकदम से बिस्तर पर गिर गई। गिरते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे उसका यह अंदाज काफ़ी पसंद आया। अगले दिन शाम को 6 बजे के करीब जब मैं घर पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि वह औरत, एक आदमी और मेरी पत्नी लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। मुझे देखते हुए आदमी उठ खड़ा हुआ और मेरे पास आकर मेरे पैर छू लिए। मैंने एक नज़र औरत पर डाली। वह नज़रें झुकाए खामोश बैठी थी। मैंने उस आदमी की ओर देखा तो उसकी आंखें मेरी प्रति आभार के भाव थे। वो मुझे बार बार धन्यवाद दे रहा था। वो कह रहा था, साहब आप बहुत बड़े आदमी हो, यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब मेरे अंदर का उससे सामना करने का साहस नहीं रह गया था। मैं उससे पीछे छुड़ाकर घर में जाना चाहता था, लेकिन पत्नी ने पीछे से कहा, कहाँ जा रहे हो, जरा इधर तो आइए। यह बेचारी कितनी देर से आपका इंतजार कर रही है। आपने इसका काम करा कर बहुत पुण्य का काम किया है। आपकी वजह से मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पलटकर एक नज़र अपनी पत्नी की ओर देखा। वो सचमुच बहुत खुश दिख रही थी। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। यह कहकर मैं तेजी से दरवाजे में घुस गया। बेडरूम में पहुंचकर मैं बिस्तर पर ढेर हो गया। कुछ देर बाद पत्नी मेरे कमरे में आई और बेड पर बैठकर मेरे बालों में उंगलियां करते हुए बोली, तुम्हें कुछ पता है? वह बेचारी गूंगी थी, इसलिए वो हमें नहीं बता पा रही थी कि उसके ऊपर क्या जुल्म हुआ था। इसलिए आभार व्यक्त करने के लिए वह पति को साथ लाई। वो कह रहा था कि अगर उसे जेल हो जाती तो यह बेचारी कहीं की नहीं रह जाती। कोई इसे सहारा देने वाला नहीं था। अब मुझ में इससे अधिक सुनने की ताकत नहीं रह गई थी। मैं अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए तेजी से उठकर अपने बेडरूम में घुस गया।